स्टूडेंट्स, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में जो है आज आपको पढ़ाएंगे फैक्टर इफेक्टिंग दी केमिकल रिएक्शंस। तो हेडिंग लिख लीजिए, फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फैक्टर इफेक्टिंग the rate of the chemical reactions। यानी कौन कौन सी फैक्टर है जो इफेक्ट करेगी, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के रेट पे। तो आप मेरा ट्रिक लिख लीजिए, इस ट्रिक से याद रहेगी। ठीक है, ट्रिक में लिख लीजिए NCERT, NCERT। यानी ये फैक्टर जो होंगे रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस पे डिपेंड करेंगे, यानी इफेक्ट करेंगे। इसका मतलब लिख लो, N का क्या मतलब है, C का क्या मतलब है, E का क्या मतलब है, R का और T का। तो फिर आप NCERT बुक समझोगे, NCERT बुक समझो कुछ और समझ लोगे। यानी ये फैक्टर जो होंगे केमिकल रिएक्शंस के रेट पे इफेक्ट आएंगे। यानी क्या होगा, रेट बढ़ सकता है या रेट घट सकता है। तो N का मतलब लिखिए, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। नेचर का मतलब कुछ नहीं है, नेचर का मतलब है कोवैलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, इससे मतलब है। सी का मतलब है कंसंट्रेशंस। कंसंट्रेशंस का मतलब होता है किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा देने से रेट बढ़ जाएगी या घट जाएगी, ये इसका मतलब है। अब एक्सप्लेन करेंगे आपको। ई का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी, और इसके बारे में आपको मैं डिटेल पढ़ाऊंगा। तो ई का मतलब है, लिख लीजिए, एक्टिवेशन एनर्जी, से EA से कहते हैं। ठीक है, आगे चल के इसको EA से कहें। R का मतलब है रेडिएशन से, और T का मतलब है टेम्परेचर से। यानी ये सब चीज़ें जो हैं, NCERT का मतलब ये है। अब इसी सीक्वेंस से आप याद रखिएगा। NCERT बुक है, ठीक है, बायोलॉजी की आती है, फिजिक्स की आती है, केमिस्ट्री आती है, लेकिन इसका सेंस ये है, ट्रिक्स का मतलब होता है कि कोई चीज़ ऐसा शॉर्टकट बनाइए जिसे याद रहे। तो इसके बारे में सिंगल डिस्कस करते हैं। तो पहला नीचे लिखिए, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स फर्स्ट, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसको मिटा देता हूँ नीचे। तो नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स, इसके लिखिए, हेडिंग लिखिए नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। इसमें लिखो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट it has been observed that ionic substance react more rapidly than the substance with covalent bonds. इसका मतलब है
आयनिक रिएक्शंस क्या होगी, फास्ट होती है। आप जानते हैं किसके कंपैरिजन में, कोवैलेंट बॉन्ड कंपैरिजन में। कोई भी आयनिक कंपाउंड होता है, जैसे इसको उसमें पानी में डालोगे फ़ौरन वो टूट जाएगा, टूटने के बाद जो है आयंस बन जाएंगे, और वो आयंस जो बनेंगे वो बहुत तेज़ रिएक्शंस करते हैं इन कंपैरिजन टू कोवैलेंट बॉन्ड्स। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होगा, कुछ न कुछ एनर्जी उसमें यूज हो जाती है बॉन्ड को ब्रेक करने में। ये चीज़ें आपको थर्मोडायनेमिक्स मिलता है, ठीक है। तो इसे कंटिन्यू कर लीजिए। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों, लिखिए दिस इज बिकॉज आयंस आर immediately available, ions are immediately available in aqueous solutions, on dissociations, in aqueous solutions on dissociations. In aqueous solutions on dissociations, कामा लगा लिखो। कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स कंज्यूम पार्ट ऑफ एनर्जी, कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स कंज्यूम पार्ट ऑफ एनर्जी in breaking two bonds, covalent molecule consume parts of energy in breaking two bonds, यानी बॉन्ड को तोड़ने में, कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ने में कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च हो जाती है। लेकिन आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जैसे आप उसको डालोगे एक्वस सॉल्यूशंस में फ़ौरन के फ़ौरन टूट जाएंगे, उनसे आयंस मिलते हैं और वो तुरंत के तुरंत रिएक्शंस करना चाहेंगे। तो नेचर का मतलब कुछ नहीं है, नेचर का मतलब है जो मॉलिक्यूल लिए हैं वो आयनिक है या कोवैलेंट है, इसका मतलब यही है। दूसरा लिखिए सी का मतलब क्या है, कंसंट्रेशंस। कंसंट्रेशंस आप समझते हैं सिंपल तरीके से यार, अगर कोई भी रिएक्शंस कराते हैं, अगर आपके पास इनिशियली जैसे N2+3H2 अमोनिया बनेगा, तो आपके इनिशियली अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन होंगे तो अमोनिया बनेगी। तो कंसंट्रेशंस का मतलब है मोल अपान लीटर के फॉर्म में अगर आप लिए रहते हैं तो प्रोडक्ट बनेगी। कंसंट्रेशंस नहीं है, रिएक्शंस नहीं होगी, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो जितने ज़्यादा कंसंट्रेशंस उतने ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, उतने ज़्यादा रेट होगी। तो रेट का आप देख रहे हैं किस किस चीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ती है। तो आपने पहला देखा नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट लेंगे, जो मॉलिक्यूल ले रहे हैं रिएक्टेंट के फॉर्म में वो कौन से हैं, आयनिक है या कोवैलेंट है। दूसरा देख रहे हैं कंसंट्रेशंस का मतलब होता है मोल अपान लीटर के फॉर्म में ले रहे हैं, वो कम है या ज़्यादा। तो इसका सिंपल तरीके से है कि कंसंट्रेशंस अगर आप बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगी। ये देखो, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, कंसंट्रेशंस के। जैसे आप तैयारी करते हो तो आप घर से राशन लेके आते हो, तो राशन क्या है, कंसंट्रेशन। तो राशन रहेगी तो आप खूब तैयारी करोगे, 1-2 महीना चलता रहेगा, राशन ख़त्म हो जाएगी, आगे चीज़ नहीं चलेगी। तो इसी को बोलते हैं। इसका मतलब जो चीज़ आप ले हैं, जिससे आप रिएक्शंस कराते हैं, वो होना चाहिए। वो ज़्यादा होगी तो रिएक्शंस फॉरवर्ड जाती रहेगी। तो ये हो गया कंसंट्रेशंस। एक सी का मतलब और हो सकता है, आगे पढ़ाएंगे इसमें डिटेल्स, जिसे बोलते हैं कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का मतलब क्या है, कोई चीज़ कैटलाइज कर दे, यानी कोई चीज़ दो तरह कैटालिस्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कैटालिस्ट, एक होता है नेगेटिव कैटालिस्ट। आपके लाइफ में अगर कोई चीज़ पॉजिटिव हो जाए तो इसका मतलब वो आगे जाएगी, तो इसका मतलब रेट बढ़ेगी। और कोई चीज़ आपके लाइफ में उल्टा हो जाए तो रिएक्शंस या कोई चीज़ आगे जाने बजाय बैक हो जाएगी। तो ऐसे होता है। पॉजिटिव कैटालिस्ट का मतलब होता है रिएक्शंस को तेज कर देगी। और रिएक्शंस क्या तेज करेगी, आगे आपको बताएंगे कि कोई चीज़ अगर लाइफ में होता है तो इसका मतलब है कि
आपका एक लेवल होगा जिसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड। जब तक उस लेवल पे आप नहीं पहुंच पाएंगे तब तक वो चीज़ प्रोडक्ट में नहीं चेंज होगी। आप प्रिपरेशंस करते हैं, आपकी प्रिपरेशन इतना अच्छा हो कि आप कहाँ पहुंच जाइए, थ्रेशोल्ड पे। कोई भी काम आप जब तक पीक कोड होता है, पीक आता है, तो वही बोलते हैं पीक का मतलब है थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाइए। तो जब आप रिएक्टेंट थ्रेशोल्ड पे चल जाती है वहाँ कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर उससे जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो कैटालिस्ट करती क्या है, रिएक्शंस के रेट को बढ़ा देती है। थ्रेशोल्ड जो आपका है, बैरियर है, उसे कम कर देती है, नीचे ला देती है। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है कि कोई चीज़ एक्टिव हो जाए, नहीं, इसका मतलब है कि उसमें गैप बहुत है। जहां आपको पहुंचना है, जिस थ्रेशोल्ड में जाना है, वो गैप बहुत है, उस गैप को कम कर दिया जाए। एक्टिवेशंस का सेंस ये नहीं है कि एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिव माने एक्टिव है, एनर्जी माने एनर्जी है, यानी वो चलने वाली एनर्जी है, नहीं, गलत हो जाएगी आपकी। ये वो एनर्जी होती है जो चीज़ आगे नहीं चलती है। यानी जैसे आप आराम से रूम पे सो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 साल में देख लेंगे, ये कर लेंगे, नहीं। अगर कुछ ऐसी चीज़ आपका पार्टनर या कोई बता दे कि यार आपके ये होने वाला है, और उससे आप जोश में आ जाइए, यानी बाहर से कोई कैटलाइज कर दिया, तब आप जो है रिएक्शंस तेज होने लगी। कैटालिस्ट भी यही करती है, रिएक्शंस के रेट को बढ़ा देती है। चाहे वो आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड हो, चाहे बैकवर्ड है, दोनों को बढ़ाती है। इक्विलिब्रियम आपको स्टेबलाइज पहले कर देगी, लेकिन इक्विलिब्रियम पे जो है कोई इफेक्ट नहीं आएगी। तो आप हेडिंग लिख लीजिए, लिखिए, इसी का एक सी लिखिए। सी का मतलब है, लिखिए कैटालिस्ट। कैटालिस्ट की मैं आपको अब बहुत डिटेल स्टडी करूंगा, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ थोड़ा सा बताऊंगा। तो हेडिंग लिखिए कैटालिस्ट, लिखिए। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट द रेट ऑफ रिएक्शंस इन द प्रेजेंस ऑफ, एक सी और है, इसमें लिखिए इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, कामा लगाइए, द रेट ऑफ रिएक्शंस जनरली इंक्रीजेस। कैटालिस्ट का मतलब है पॉजिटिव कैटालिस्ट होती है, लेकिन कहीं पॉजिटिव लिखी नहीं होती है। जब नेगेटिव की बात आएगी या पॉइजनस की बात आएगी तब उसमें लिखा रहता है। द रेट ऑफ रिएक्शन जनरली इंक्रीजेस and the equilibrium stabilize quickly. In the presence of catalyst, the rate of reaction generally increases. The rate of reaction generally increases and the equilibrium state is attained. And the equilibrium state is attained quickly इन दी रिवर्स रिएक्शंस या इन दी रिवर्सिबल रिएक्शंस। कैटालिस्ट के बारे में काफ़ी डिटेल पढ़ाएंगे, अभी तो मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ इफेक्ट करेगी। अगला ई, ई का मतलब है एक्टिवेशंस एनर्जी। इसे ईए से कहते हैं। इनके बारे में मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगा, आरएनए से क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो इनको डिटेल पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे आप जानिए कि ये भी इफेक्ट करेगी। भाई जैसे आप खुद सोचो सिंपल तरीके से, किसी का एक्टिवेशन एनर्जी खूब ज़्यादा है तो आप क्या समझोगे, रेट ऑफ रिएक्शन तेज़ है या स्लो है, फास्ट है या स्लो है। एक्टिवेशन एनर्जी अगर किसी की बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब वो रूम पे सो रहा है। जैसे आप जाइए, बुलडोजर खड़ा है, धक्का देने लगिए, तो रोड पे अगर बुलडोजर खड़ा है धक्का देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगी नहीं, तो क्या कहेंगे, वो बुलडोजर चलने लगे क्या, नहीं। तो उस बुलडोजर का एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, हाथी लेके आना पड़ेगा। ये सचिन टुचकुले देखा होगा तो सेम वही चीज़ है। उस मूवी में क्या कहते हैं कि जब बुलडोजर नहीं चल पाती है तो हाथी लेके आते हैं जाके, तब वो चलने लगती है। चलना का मतलब रेट, दर। तो क्या करें, हाथी लाते हैं, हाथी से खींचना पड़ता है, उसमें 2-4 लोग अगर पुश करें तो बुलडोजर नहीं चलेगी।
तो इसका मतलब अगर किसी का एक्टिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो रेट क्या होगा, बहुत कम, यानी इन्वर्सली रिलेशंस हो सकती है। तो ये लाइन लिख सकते हैं आप चाहें तो, रेट और एक्टिवेशन एनर्जी में क्या रिवर्स होंगे, इन्वर्सली रिलेशंस होंगे। सिंपल तरीके से, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। मूवी तो देखा होगा ना सचिन टुचकुले वाली, कबाड़ के भाव में खरीदते हैं बुलडोजर्स रोड बनाने के लिए, उसके बाद होता क्या है, उसको स्टार्ट करते हैं, फिर खूब धुआं देती है, फिर बंद हो जाती है, नहीं स्टार्ट होती है, तो वो चलती ही नहीं है। तो उसमें अगर 4-5 लोग धक्का दें तब भी नहीं चलेगी वो, क्योंकि उसका एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। उसको चलाना है तो क्या करेंगे आप, आपको बाहर से एनर्जी देना पड़ेगी। तो जो हाथी लेके आते हैं, हाथी क्या है, बाहर से एनर्जी है, तभी तो चली। तो इसका मतलब इनका रिलेशनशिप क्या रहेगा, इनवर्स। अगर कोई बहुत ज़्यादा है तो रेट बहुत कम रहेगी, और ये बहुत कम है तो ये बहुत ज़्यादा रहेगी। इसका डिटेल पढ़ाएंगे आपको। आगे चलते हैं। आर का मतलब क्या है, रेडिएशंस। बहुत सारे रिएक्शंस जो होते हैं रेडिएशंस में होते हैं। रेडिएशन समझते हो, बहुत सारा चीज़ होती है। सनलाइट से जो है, सन से जो है रेडिएशंस होती है। बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं डार्क में होते हैं, कुछ लाइट में होते हैं। तो लाइट ही क्या है, रेडिएशंस लाइट डाल रहे हैं, यानी रेडिएट कर रहे हैं। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन सुना होगा ऑर्गेनिक में, वो किसके प्रेजेंस में होते हैं, लाइट के प्रेजेंस में होते हैं। अब ये नहीं है इंफ्रारेड्स, अल्ट्रावायलेट रेस, ये सब सुना होगा ना, सब रेडिएशंस में आते हैं। सिंपल तरीके से आप जानिए कि कहीं रिएक्शंस कहीं आप करा रहे हैं, वहाँ आप लाइट हो, सनलाइट हो, उसके प्रेजेंस में रिएक्शन तेज हो जाती है। जैसे पेड़ पौधों में देखा होगा, कहते हैं पेड़ पौधों के लिए लाइट भी बहुत ज़रूरी है, पानी भी बहुत ज़रूरी है। जब उस पर लाइट नहीं पड़ेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो उसका खाना नहीं बनेगा, उसका खाना नहीं बनेगा तो आप तक वो चीज़ पहुँचेंगी नहीं। सिंपल तरीके से है। बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, धूप में रख दो, अंधेरे में रख दो, धूप में रखेंगे रिएक्शन तेज हो जाती है। तो वही रिएक्शंस हैं। तो इसमें लिखिए, देयर आर मेनी रिएक्शंस, देयर आर मेनी रिएक्शंस, देयर आर मेनी रिएक्शंस विच आइदर डू नॉट, इसमें लिखेगा देयर आर मेनी रिएक्शंस विच आइदर डू नॉट टेक प्लेस, which either do not takes place at all, at all, A-double-L, all, are quite slow, are quite slow in the dark, लिख लीजिए, आर क्वाइट स्लो इन द डार्क। स्लो इन द डार्क, बट टेक्स प्लेस at a considerable speed, when exposed to light, when exposed to sunlight or ultraviolet lights. Considerable speed when exposed to sunlight or ultraviolet radiations, कर लो, or ultraviolet radiations, or ultraviolet radiations, sunlight or ultraviolet radiations, कामा लगाओ। such reactions are called photochemical reactions, are called photochemical reactions, are called photochemical reactions। एग्जाम्पल में लिख लो,
ये तो सिंपल तरीके से जानते हो कि पेड़ पौधे खाना बनाते हैं, ये सुना होगा ना सिंपल लैंग्वेज में। तो खाना का मतलब क्या होगा, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस ये तो सुना होगा ना कि पत्तियों पे क्या पड़ना चाहिए, लाइट। तो जब रिएक्शंस दिखाते हो तो उस पर HNO दिखाते हैं। तो लिख लीजिए एग्जाम्पल में, फोटोसिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट। या फोटोग्राफी करते होगे, नहीं करते हो, लाइट वाइट डाल के ऐसे कैमरा वगैरह खींचते तो लाइट लगाते हो, तो उसको भी तो ज़रूरत है, तो क्या कहते हैं, फोटोग्राफी। या बहुत सारे रिएक्शन देखा होगा, इसको धूप दिखा दो तो वो धूप दिखाएंगे तो रिएक्शन तेज हो जाती है। धूप का मतलब लाइट डाल दीजिए। इस पर एक मूवी बनी थी, ऋतिक रोशन की थी। जब उसको लाइट मिलता है तो वो चार्ज हो जाता है, ठीक है, और लाइट जब तक नहीं मिलता है तो धूप धूप चिल्लाता है। तो वही रिएक्शन है सेम। लाइट का मतलब एनर्जी, एनर्जी का मतलब सनलाइट मिल जाए तो रिएक्शन तेज हो जाती है। अगला लिखिए टेम्परेचर। टेम्परेचर और टेम्परेचर तो आप सब जानते हैं यार, सबको पता है। जितने स्टूडेंट तैयारी करते हैं वो टेम्परेचर ही तो जानते हैं। तैयारी करके आए, खाना बनाए और थके रहते हैं, तो सब कुछ रख दिया प्रेशर में, उसके बाद हीट गैस तेज़ कर दिया। गैस तेज़ कर दिया तो जल्दी से मान लो आग लग गई तो समझ लो फिर क्या हो सकता है। मोहल्ले वाले बताने आते हैं कुछ घर में हो रहा है। तो वही चीज़ें हैं। अगर आपकी गैस स्लो हो जाए तो समझ लो फिर कई घंटा लग सकता है। गैस आपकी तेज़ हो जाए यानी आप हीट बढ़ा दीजिए, टेम्परेचर बढ़ा दीजिए तो वो चीज़ तेज़ हो जाएगी। तो वही चीज़ें हैं, रिएक्शंस तेज़ हो जाएगी। तो आप लिख लिए टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तो आप जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शंस तेज़ हो जाती है। गर्मी में आप मई जून में आपकी टेम्परेचर बढ़ जाती है, कहीं भी देखते हैं मारपीट करने लगते हैं, पोल्यूशन बढ़ जाती है, टक्कर बढ़ जाती है, ये सब चीज़ें होती हैं। आप देखे होंगे एक वर्ड जो है टेम्परेचर पे कि देखो मैं हाइपर हो गया हूँ, बहुत गर्मी है, टेम्परेचर बढ़ गया, ये वर्ड सुना होगा। इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शंस तेज होने वाली है। अभी थोड़ा सा बोलोगे तो आपको दूसरे रिएक्शंस करा देंगे, ये सुना होगा। ये वही चीज़ है टेम्परेचर। तो लिख लो टेम्परेचर में। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ जाएगी। तो आप कहेंगे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर की। और इसी पे इस बार सवाल आया था NCERT में, ये लाइन है और इस बार आया था, ये टेम्परेचर पे ही सवाल आया था कि अगर आप बताइए रिएक्टेंट का कंसंट्रेशंस बढ़ा देते हैं तो क्या होगा। 2020 में नीट का सवाल था। तो ये वही चीज़ है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। जैसे आप देखिए, आप किसी चीज़ को रखिए पकने के लिए, दाल चावल पका रहे हैं या चावल पका रहे हैं, तो आप प्रेशर कुकर में रख दीजिए और थोड़ा सा स्लो कर दीजिए, तो उसमें धीरे धीरे पकती रहेगी, टाइम लगेगा, जाएंगे मॉलिक्यूल, हल्का सा टकराव होगी, फिर बिछड़ जाएंगे, बहुत तेज़ टक्कर नहीं होगी। और उसी प्रेशर कुकर का एक एरिया होता है, वॉल्यूम होती है, उस पर अगर टकराव होगी, एनर्जी बढ़ाएंगे तो टक्कर क्या हो जाएगी, बहुत तेज। जितने ज़्यादा कोई तेज़ टकराव होगी उतने ज़्यादा बॉन्ड टूटेगा। ऐसा नहीं है कि चावल में बॉन्ड नहीं होता है, सब में बॉन्ड होते हैं। बॉन्ड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है उसमें बॉन्ड होते हैं, तो बॉन्ड होता है। तो जब तक बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक वो पकेगा नहीं। तो बॉन्ड को तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। और टेम्परेचर के साथ साथ क्या हो, इफेक्टिव कोलूजन बढ़ जाए, टक्कर बढ़ जाए पर यूनिट वॉल्यूम। अगर एक एरिया है, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना टक्कर हो रहा है। अब मान लीजिए आपने हल्का सा गैस कर दिया, गैस रो रो के जल रही है, बुझ बुझ के जल रही, तो कहाँ टक्कर होगी, कहाँ जाके लड़ेंगे बार बार उससे। इसीलिए देखा होगा कि टकराव बराबर होना चाहिए। खाना आप प्रेशर कुकर में पकाओ और खाना आपने बर्तन में पकाओ जिसमें ढक्कन उकर रखा हो, तो देखना अगर उसमें चावल पकाते हो तो ऊपर वाला चावल जल्दी पक जाता है और बीच वाला नहीं पकता है। तो आप क्या करते हैं, बार बार खोल खोल के पानी डालते हैं, उसमें जो है चम्मच से चलाते हैं। होता क्या है, जब आप एनर्जी देंगे तो ऐसा तो देखो नीचे से लेके ऊपर तक सब क्या बैठे होंगे, चावल, और उसमें होगी वाटर्स। तो जो एनर्जी पाएगा ऊपर जाना चाहेगा। अगर किसी को कम एनर्जी होगी तो कम टक्कर होगा, इसको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ज़्यादा टकराव होगी। तो यही चीज़ उसमें होती है, उसमें बराबर से टक्कर नहीं होता, बराबर से कोलूजन नहीं होता है। इसलिए खुले बर्तन में या ऊपर ढक्कन में रख के पकाते हैं तो वो चावल कंप्लीट नहीं पकी होगी। तो प्रैक्टिकली देखा होगा
चावल पकाते होगे तो ऊपर वाला चावल पका है, बीच में कच्चा है, तो बोलता चला दे एक बार, जैसे खिचड़ी बनाते हो, तड़ी बनाते हैं ऐसा करके। तो ये वही चीज़ है, लिख लीजिए इसमें। लिखिए रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज, रेट ऑफ द रिएक्शंस इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट बढ़ी तो क्यों, लिखो ड्यू टू नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलूजन्स, ड्यू टू नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलूजन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलूजन इंक्रीजेस। अब नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलूजन अगर इंक्रीज होंगे तो ये जरूरी नहीं है कि रिएक्शंस एक्सोथर्मिक है या ORR इंडोथर्मिक है, इससे मतलब नहीं है। रिएक्शंस एक्सोथर्मिक हो या इंडोथर्मिक, इनसे मतलब नहीं है कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है या हीट निकल रही है, ये मत ध्यान दीजिए। टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट बढ़ेगी, टकराव बढ़ेगी, रिएक्शंस जल्दी हो जाएगी, यानी जो चीज़ बना रहे हो जल्दी बन जाएगी, पका रहे हैं जल्दी पक जाएगी। तो लिखो वेदर द रिएक्शंस इज एक्सोथर्मिक ORR इंडोथर्मिक्स, वेदर द रिएक्शंस इज एक्सोथर्मिक ORR इंडोथर्मिक्स। ये तो हो गया आपके हमारे ट्रिक्स। वेदर द रिएक्शन एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक, रिएक्शन एक्सो हो या इंडो हो इससे कोई मतलब नहीं, वो अलग चीज़ थी। हेनरी लॉ अलग चीज़ है कि टेम्परेचर के साथ हो क्या होगा रिलेशंस, सबको एक साथ मत जोड़ो। टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्शंस बढ़ेगी, ये अजमा के सबके ऊपर लागू होता है। गर्मी बढ़ती है सबके टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, मारपीट खूब करके आते हैं, खूब रिएक्शंस तेज रहती है। ठंडी रहती है टेम्परेचर डाउन रहती है, रिएक्शन स्लो होती है, रेट रिएक्शंस बढ़ जाते हैं, कम हो जाती है। टेम्परेचर के बढ़ाने से हर चीज़ बढ़ जाती है। तो ये रहा, कुछ चीज़ें और हैं जैसे स्ट्रिक में नहीं है, जैसे सरफेस एरिया बढ़ा दीजिए। घर में क्रिकेट खेलो और एक जो है स्टेडियम में खेलो, इसी को बोलते हैं। तो एक हेडिंग लिख लो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट कर लो, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स। ये चीज़ें इस्तेमाल होगी आपको। जैसे आपने देखा होगा अक्सर ये चीज़ें आप जानते हैं, कोई रिएक्शंस कराते हो तो क्या कैटालिस्ट को जो बारीक बारीक कर दो, चाय बनाते हो तो अदरक को कूच कूच के डालते हो, चाय बनाते हो तो इलायची को कूच कूच के डालते हो, ऐसा क्यों? क्योंकि कैटालिस्ट पढ़ाएंगे तो इसके बारे में डिटेल बताएंगे कि जिस चीज़ का रिएक्शंस करा रहे हैं उसकी सरफेस एरिया बढ़ा दो। तो सरफेस जब एरिया बढ़ेगी तो रिएक्शंस और तेज होगी। सरफेस एरिया का मतलब ये नहीं है, जैसे कैटालिस्ट होता है उसे क्या कहते हैं कि उसे छोटे छोटे पार्ट के, जैसे मान लो बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, जैसे अमोनिया बनाएंगे तो आयरन डालते हैं, आयरन की छिलका डालते हैं, तो चाहो तो लोहा डाल दो, उसमें क्या दिक्कत है, आयरन की छिलका का डाल दो। तो आयरन लोहा डालने से रिएक्शन थोड़ा तेज़ हो जाएगी, क्योंकि आयरन का हमने छोटे छोटे पार्टिकल्स कर लिया, पीस बना के या छिलका बना के डाला ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। सरफेस एरिया के बढ़ने से रेट बढ़ जाती है। आप खुद सोचो यार, शुतुरमुर्ग का अंडा ले आओ, उसको पकाओ, और एक अपने देसी मुर्गी का अंडा पकाओ या जो मार्केट मिलता है उसको पकाओ, तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो है ना बहुत लेट में। ऐसे छोड़ो, आलू ले लो, जैसे मान लो आलू तो अक्सर सबको यूज होता है सब्जी बनाने के लिए, तो आलू इतना बड़ा है और कोई इतने बड़े आलू को इतना बड़ा कर दिया, ये कर दिया, तो आलू ये पकेगी कि ये जल्दी पकेगी? ये वाले क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया कम कर दिया, बढ़ा दिया, कम ने बढ़ा दिया, छोटा जो मतलब बढ़ा दिया, काफ़ी ज़्यादा हो गया, एरिया बढ़ गई, तो क्या होगा, रेट क्या होगी, तेज हो जाएगी। और ये क्या होगा, इसको आप सीटी देते रहिए, टकराव जो बॉन्ड टूटेगी हो सकता है ये लाइन से पक, ऐसे इधर से पक जाए, अंदर ना पके। ये अक्सर गांव में देखा होगा, आलू लोग भूनते हैं तो ऊपर का पक गया, नीचे कच्चा, अंदर वाला कच्चा ही है। क्योंकि और अगर भाई सब लोग क्या करें, आलू पकाना है तो क्या करें, इतना बड़ा आलू मिलता है, इतना बड़ा मिलता है, उठा के रख दें, और जितने टिफ़िन वाले को एक आलू रख दो उसके अंदर,
तो वो टिफ़िन लेना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि कहेगा, एक तो देख के डरेगा ये क्या है, दूसरी चीज़ पकी नहीं रहेगी। तो क्या करते हैं, उसको छोटा छोटा पार्ट कर दें। ऐसा नहीं है कोई खूबसूरत के लिए करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा दी जाती है, इसीलिए जो है वो जल्दी पक जाता है, अच्छा भी लगता है। एक लाइन नीचे लिख लीजिए कि जो भी रिएक्टेंट लीजिए, जिसको भी आपको लेना है उसे क्या कर दीजिए। अरे आलू समझ लो, आलू लेना है तो आलू क्या कर दिया जाए, छोटा छोटा, जल्दी पक जाए। कि आलू बड़ा सा ले लिया जाए, नहीं, आलू क्या कर दिया जाए, ये आलू है इतना बड़ा कर दिया। इसमें लिख लो तो सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होगा, रेट बढ़ जाए। लिखिए, द स्मॉलर द पार्टिकल, द स्मॉलर द पार्टिकल साइज, द स्मॉलर द पार्टिकल साइज, कामा लगाओ, ग्रेटर द सरफेस एरिया। द स्मॉलर द पार्टिकल साइज, ग्रेटर द सरफेस एरिया, and faster is the reactions, and faster is the reactions. Smaller the particle size, कामा लगाइए, greater the surface area, and faster is the reactions, and faster is the reactions. एकदम सिंपल में आप जान सकते हैं, किसी भी रिएक्शंस को, किसी भी चीज़ को अगर आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो रिएक्टेंट कहलाएगी। उसे क्या कर दो, छोटे छोटे पार्टिकल में कर दो, पीस में कर दो, ताकि रिएक्शंस तेज हो जाए, यानी जल्दी से पक जाए या बन जाए, इसका मतलब यही है। तो अब ये चीज़ें आपका इन चीज़ों पे रेट जो है इफ़ेक्ट करेगी। आते हैं एक एक चीज़ को पढ़ते हैं सिंपल तरीके से, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो फिर टेंशन आपको होगी। तो एक हेडिंग लिखिए, लिखिए रेट लॉ। रेट लॉ क्या होती है, हेडिंग लिखिए रेट लॉ। जब रेट लॉ जान जाएंगे तो रेट कैसे एक्सप्रेस करेंगे, बहुत छोटे छोटे टर्म्स हैं, इनको जान जाइए, फिर कोई कुछ। तो लिखिए रेट लॉ। इसमें एक लाइन लिखिए, देखो, द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द रेट, द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शंस इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशंस। द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शंस, द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शंस in the term of concentrations, in the term of concentration of reactants, in the term of concentrations of reactant is known as rate law. The term of the concentration of reactant is known as rate law. यानी क्या करना है, रेट को कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए, उसका नाम क्या होगा, रेट लॉ। अभी यहाँ पे मैं ट्रिक दूंगा, अभी तो ये आपको जो है एनसीईआरटी का जो वर्ड्स है उसको समझा रहा हूँ। फिर एक हमारा ट्रिक याद रखिएगा, हमेशा जब आप रेट जान जाएंगे तो रेट को एक्सप्रेस करिए कंसंट्रेशंस में, और जब कंसंट्रेशंस एक्सप्रेस कर लेंगे तो आर्डर पता होना चाहिए। तो मेरा एक वर्ड रहेगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर, बस यही वर्ड आप याद रखिए, कुछ नहीं करिए, बस क्या कहेंगे, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर। ये बात अगर आपको पता है तो ये चैप्टर आसान हो जाएगा। तो आओ लिखते हैं कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो लिखिए रेट एक्सप्रेशंस, ये रेट लॉ हो गया। रेट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, रेट एक्सप्रेशंस, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, इसको मैं आपको समझा दूं, ठीक है। लिखिए, जो रेट को हम एक्सप्रेस करेंगे
ये कैसा है? एक्सपेरिमेंटली है। ध्यान दीजिएगा, रेट को एक्सप्रेस करना कैसा है? एक्सपेरिमेंटली। तो एक लाइन लिखो, इट इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिनेशंस। इट इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिनेशंस आगे लिखिए, which relates the rate of reactions with concentration of reactants which relate with concentrations of reactants। कोई रिएक्शंस है A प्लस बी, उससे C प्लस डी बन गया, ठीक है, ये है। इसके आगे ये लिखा है स्मॉल ए, ये स्मॉल बी, ये स्मॉल सी है, स्मॉल डी है। कोई भी रिएक्शंस जब आप कराते होंगे तो बैलेंस के फॉर्म में लिखा होता है, तो उसके आगे नंबर लिखे रहते हैं। अरे 1 2 3 4 जिस फॉर्म में लिखा रहेगा, जैसे N2 है, 3H2 है, उससे क्या बन गया? 2NH3 अमोनिया, तो आगे नंबर लिखे होते ना, तो उस नंबर को हमने क्या बोल दिया? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी है। तो इसको जो है आप कहेंगे, लिख लीजिए कि ये ए बी सी डी क्या है। लिखो, ए स्मॉल ए कामा स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। इसको लिखो, इसको बोलते हैं स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ए बी सी एंड डी, स्पेलिंग देख लेना, स्टीचियोमेट्रिक्स, STOI, जियोमेट्रिक कोफिशिएंट। नहीं समझ में आए तो समझिए इसके आगे जो नंबर लिखे रहते हैं, सिंपल तरीके से अपनी भाषा में पढ़ो, कोई मतलब चक्कर नहीं है कि हम किसी और भाषा पढ़े। STOICHIOMETRIC। ना समझ पाओ तो समझो इसके आगे जो रिएक्शन बैलेंस होती है वो नंबर लिखे रहते हैं। ये तो याद रहेगा क्या? मतलब अगर इसका सेंस नहीं समझ में आया तो नंबर लिखा होगा, नंबर लिखा हुआ है। तो आपको मैं यही चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जब हम रेट को एक्सप्रेस करेंगे तो उस रिएक्शंस में ज़रूरी नहीं है, जैसे मान लो कोई है A प्लस B, इससे बन गया प्रोडक्ट्स, ये रिएक्शंस है, और इसमें A और B C को हम जो है ये कहते हैं कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यही तो रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। क्या बना? मैंने इसे मान लिया कि A प्लस बी रिएक्शंस किया होगा, प्रोडक्ट बना होगा। तो हमने कहा A के पावर मैंने X कहा और ये B के पावर मैंने Y कहा। हमने ये नहीं लिखा A और B, मैं इस रिएक्शंस को A प्लस, इसको मैंने बताया स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, और दूसरा मैंने आपको बनाया कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि A प्लस बी प्रोडक्ट बना है। अब इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उसे क्या बोलेंगे? रेट कांस्टेंट्स, यानी K कहेंगे, और A के पावर X और B के पावर Y आ गया। हम यही बताने जा रहे हैं कि जो पावर लिखा होगा और जो आगे नंबर लिखा होगा ये बराबर हो भी सकता और नहीं हो सकता, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। बना लीजिए और नीचे एक लाइन लिखिए, K क्या है? रेट कांस्टेंट है, और आपको यही कहना होगा कि जो नंबर है एक्सपोनेंट्स हैं, लिखिए, ये लिखिए K क्या है? तो क्या बोलेंगे? रेट कांस्टेंट है। ये K आपका जो है रेट कांस्टेंट है। और लिखिए X एंड Y क्या है? लिखो, एक्सपोनेंट्स X एंड Y मे आर मे नॉट बी। ध्यान दीजिएगा, यही चीज़ को आपको पहचानना है। एक्सपोनेंट्स X एंड Y मे आर मे नॉट बी इक्वल टू, मे आर मे नॉट बी इक्वल टू, मे आर मे नॉट बी इक्वल टू स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, इक्वल टू स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ब्रैकेट में A एंड B ऑफ द रिएक्टेंट्स, यानी X एंड Y
ये बराबर भी हो सकते हैं किसके, ए एंड बी के, और बराबर नहीं भी हो सकते हैं, यही आपको समझना है। अच्छा, एक चीज आप जानते हैं, हमने अलग अलग क्यों लिया? देखो, हमने ये अलग अलग क्यों समझाया? इसलिए समझाना चाह रहे थे कि ये रिएक्शंस अक्सर जो है जेईई मेंस में देखे गए, कहते हैं रेट एक्सप्रेस करो, या फिर आपसे पूछा जाता है कि आर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। दोनों में फ़र्क है। आर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है तो रेट एक्सप्रेस करना है। कभी भी कोई रिएक्शंस लिखा हो, उस रिएक्शन से आप आर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो नंबर होगा, जैसे आपने कहा कि रेट, हमारा ट्रिक है रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर, तो हमने ये कही दिया ए के पावर ए, और बी के पावर आपने क्या कही दिया, बी। हमने यहां भी कहा कि ये एक्स और ये वाई आया, तो मैंने जानबूझ के ये नहीं कहा कि जो ये नंबर लिखे होंगे वो यही लिखे होंगे। मैंने यहाँ एक्स वाई आगे नहीं लिखा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि आर्डर होगा, तो ये हो भी सकता है ए और बी और एक्स वाई आपस में इक्वल हो, और नहीं भी हो सकता है। ये इक्वल जब होगा, कोई भी रिएक्शंस का आप आर्डर तभी बता सकते हैं जब वो एक्सप्रेस हो, लिखा हो। यानी किस फॉर्म में लिखा हो, ये इस फॉर्म में वो लिखा हो। अभी आएगा इसका नंबर ये। तो हमने इसलिए डायरेक्ट इस रिएक्शन को ए बी सी से कंपेयर किया कि ये ए और स्मॉल बी ये एक्स और वाई के बराबर भी हो सकते, नहीं हो सकते। एनसीईआरटी में ये सब चीज़ें दिया है। अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पे चलता हूँ, आप समझते रहिए, बस आगे चलते हैं। तो ये चीज़ें हो गई आपका, ये हो गया आपका एक्सप्रेस करना। देखो, मैंने रेट को एक्सप्रेस किया है, लेकिन इस वाले में एक्सप्रेस नहीं किया था। तो रेट को एक्सप्रेस करना, रिप्रेजेंटेशन करना, रिप्रेजेंट करना, यही है रेट्स। और जब रेट एक्सप्रेस कर सकते हो, तब आप बता सकते हो कि आर्डर क्या है। जैसे आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो आपको एग्जाम्पल मिलेगा। एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है, मैं देख लेता हूँ। ये रहा, आपका लिखा है NO, ये बुक से मैं आपको नोट कर रहा हूँ। ये है O2, गैस के फॉर्म में है, ये भी गैस के फॉर्म में है, और इससे बन जाएगा आपको 2NO2 G के फॉर्म। ध्यान देना, ये लिखा हुआ है। हम इसको रेट लिखने आ रहे हैं, तो रेट इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये तो कहोगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ये, और ये है O2 है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। जब इसको आप हटाएंगे तो रेट इक्वल टू ये हटेगा K, तो ये आएगा NO के पावर 2 और O2 के पावर 1। ये रहा, ये आपका क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशंस हो गया। ठीक है, अभी मैंने आपको आर्डर नहीं बताया है, नहीं अभी आगे चल के आर्डर बताएंगे तो आर्डर बता देंगे। अगर ये रेट लिखा है तो आप इसे काउंट कर लीजिए, 2 + 1। आप ये भी कह सकते हैं, जैसे रेट लिखा है तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ -dR/dt = K। ये आपका एक्सप्रेस हो गया। ये आप चाहो तो मत दिखाओ इसको, कोई दिक्कत नहीं, ये 1 एक्सप्रेस होता है। तो ये आपके जो हो गए, ये dR/dt कहाँ से आ गया? ये R क्या है? रिएक्टेंट है भाई। ये क्या है? ये क्या है? रिएक्टेंट ये है नहीं। अरे इसको आप क्या कहोगे? R। इसे क्या कहोगे? P। तो मैंने यहाँ R लिखा तो गलत कर दिया क्या? तो ये माइनस क्यों है? क्योंकि ये कम होता है, तो ऐसे कभी कभी लिखा रहता है। तो आप कहेंगे अरे रेट लिखा था, ये -dR/ कहाँ से dt है इसमें को, ये R का मतलब ये रिएक्टेंट, मैंने यहाँ R मान लिया, इसको ऐसे लिख दिया। ये हो सकता है। अच्छा देखो, इसमें क्या दिख रहा है, जो आगे नंबर लिखे थे वो वही पावर है ना, तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, ये लिखा था तो ये क्या कहलाएगा, स्टीचियोमेट्रिक्स। और ये क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेशंस, नहीं लिखा है। तो कहेंगे जो रेट एक्सप्रेशंस है, इसके जो नंबर हैं, स्टीचियोमेट्रिक जो नंबर हैं वो क्या हैं, बराबर। चलो ठीक है, तो ये मिल गया। तो हम अभी क्या बोला था कि एक्स वाई बराबर हो सकते हैं ए बी के, स्मॉल ए स्मॉल बी के। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये रहा। अगर मैं आपको लेता हूँ, रिएक्शंस है CHCl3, ये है CHCl3, Cl2 से रिएक्शंस कराते हैं, तो इससे बनता है आपका CCl4 और प्लस HCl बन जाता है।
इसको ले लो एग्जाम्पल में, रेट लिखते हैं, रेट एक्सप्रेस करेंगे तो रेट क्या मतलब क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये तो ये हो गया के, ये क्या लिखा है CHCl3 और यहाँ पे लिखा है Cl2 के पावर हाफ। तो समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया कि जो ये नंबर हैं कितने हैं 1 1, यानी ये A है ये B है, और यहाँ क्या लिखा है x और y बराबर है क्या, नहीं। अगर ये x है तो ये A के तो बराबर है, लेकिन अगर ये B है तो ये y के बराबर नहीं है क्योंकि हाफ है। तो ये प्रूव हो गया आपको कि जो आपका स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो रेट एक्सप्रेशन जब करेंगे तो उसके जो पावर होता है उसके बराबर हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। अगर बराबर होता तो यहाँ भी 1 होता, यहाँ भी 1 होता। जैसे स्ट्रीफिकेशंस लिख लो, स्ट्रीफिकेशंस, स्ट्रीफिकेशन का अगर वर्ड आप लेंगे तो ईस्टर होता है, तो ईस्टर के हाइड्रोलिसिस में स्ट्रीफिकेशंस कहलाते हैं। तो और स्ट्रीफिकेशंस देखते हैं, ये सब आपके एनसीईआरटी में है, सब एनसीईआरटी एग्जाम्पल ही है स्ट्रीफिकेशंस। ये रहा CH3 COO C2H5। अगर आप स्ट्रीफिकेशंस करेंगे तो वाटर करेंगे, तो वाटर से जब करेंगे तो क्या बनेगा, एसिड प्लस एल्कोहल्स। तो जब एसिड बनेगा तो यहाँ क्या बनेगा CH3COH, और एल्कोहल बनेगा तो क्या बनेगा C2H5OH। ये रहा। जब स्ट्रीफिकेशंस करते हैं तो रेट को एक्सप्रेस करते हैं, रेट। तो रेट इक्वल टू क्या होगा के, ये लिखा है आपका CH3COO C2H5 के पावर कितना 1, और यहाँ क्या लिखा होता है H2 के पावर 0। इसका मतलब क्या, ये 0 क्यों, क्योंकि वाटर जो है का कंसंट्रेशन नहीं चेंज होता है। और आप चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं कि कंसंट्रेशन जो हो वो क्या हो, समय के साथ चेंज हो। तो रेट इक्वल टू क्या पढ़े हैं dC/dt, या क्या पढ़ते हैं dP/dt, या तो प्रेशर में गैस में पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर में पढ़ेंगे, या फिर कंसंट्रेशन के फॉर्म पढ़ेंगे। तो ये इसका चेंज नहीं होता है। तो यहाँ क्या लिखा है, ये तो बराबर है, लेकिन यहाँ का नंबर 1 है तो यहाँ क्या है 0, तो इक्वल है क्या, नहीं। तो जो आपका स्मॉल ये स्मॉल b है, ये x और y दोनों बराबर नहीं हो सकते। ये x है तो ये स्मॉल ये बराबर है, लेकिन ये y ये आपका स्मॉल b है तो ये y 0 है। तो ये आपका जो है रिप्रेजेंटेशंस जो होता है, जो पावर होता है रेट को जो एक्सप्रेस करते हो, वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर भी हो सकते और नहीं हो सकते। ये है। अब आप लिखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ाते हैं, मैं फिर यहाँ इसके बाद ट्रिक पढ़ाता हूँ। तो हेडिंग लिखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। जो मैंने आपको बुक की तरह पढ़ा देता हूँ एनसीईआरटी बुक से, आप जो है उसके बाद जो मेरा ट्रिक्स है उसी ट्रिक को आप यूज करेंगे, उसी ट्रिक को आप यूज करिए, क्वेश्चन सब लग जाएगा। एक होता है पढ़ के समझ लेना, पढ़ने समझने के बाद फिर आप उसमें ट्रिक बना पाते हैं। ये ट्रिक तुरंत नहीं बनता है, जब तक आप उसके बारे में अच्छी नॉलेज नहीं होगी तब तक ट्रिक बन नहीं सकती। तो ये रहा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सब लोगों ने सुना है, हम आपकी अपनी भाषा में बोलते हैं। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर, और जो पावर लिखा होता है उसी को जोड़ लीजिए, सम कर लीजिए, वो ऑर्डर बताएगा। नहीं समझ में आया? कोई भी रिएक्शंस हो, या देखो रेट, बार बार रेट बोल रहा हूँ, और फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको रेट के बारे में बताया था, रेट क्या है। रेट आप जान गए थे, फिर रेट एक्सप्रेस करना सिखा रहे हैं, रेट एक्सप्रेस सम कर ले तो आपको ऑर्डर पता हो जाएगा। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर, याद रहेगा ये वर्ड्स, ये हमारी अपनी वर्ड है, ये आप बुक की वर्ड नहीं है। क्या बोलेंगे आप? रेट, ये हमारा वर्ड है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट। ध्यान दीजिए किसका है ये? ऑफ
रिएक्टेंट्स, जितने रिएक्टेंट हो उनके क्या हो, पावर हो, पावर। अब रिएक्टेंट 2 होंगे तो रोक यहाँ पे ए बी हो सकता है, 3 हो गए रिएक्टेंट 3 हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर रिएक्शंस हम बाई मॉलिकुलर रिएक्शंस पढ़ते हैं 2। और आपको पढ़ाएंगे आपको पढ़ाएंगे मॉलिकुलरिटी, तो मॉलिकुलरिटी आपको फर्स्ट पढ़ाएंगे, सेकंड पढ़ाएंगे, थर्ड पढ़ाएंगे, लेकिन सेकंड और फर्स्ट ठीक है, थर्ड से ज़्यादा नहीं होता है, थर्ड में भी रेयर होती है, बताएंगे भी क्या है। तो ये लिखा हुआ है, तो इसको जब हटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, रेट कांस्टेंट। तो जितने भी रिएक्टेंट हो उसके पावर जो भी लिखा हो उसे आप जोड़ लीजिए। नहीं समझ में आया, जैसे मान लो हम लिखे ए प्लस बी, इससे रिएक्शन क्या बना, प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट बना। तो आप क्या कहेंगे, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, मान लो इसके पावर 1 आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए भी तो बी, इसके पावर कितना आ गया 1, तो ये पावर ही तो है, तो पावर ऑफ सम, तो क्या करें, जोड़ लीजिए, तो कितना आएगा 1, तो यही हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, याद नहीं रहेगा। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर को आप जोड़ लीजिए, सम कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, वो ऑर्डर कहलाएगा। अब इसको जो है केमिस्ट्री भाषा में बता दें, तो ये तो आपको एग्जाम तक याद रहेगा, लेकिन जो मैं थ्योरी आपको लिखाता हूँ वो थ्योरी याद नहीं रहेगी। तो क्या करोगे थ्योरी याद करके, आपको मतलब समझना है, बस लिख लीजिए एक लाइन से, पता हो गया ना। अब ये जरूरी नहीं है कि इस पे यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 1 तो पावर 1 ही आएगा, ये आप अभी समझ के आ रहे हैं, बराबर हो भी सकता और नहीं। तो इसका डिफिनीशन लिख लो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डिफिनीशन लिख लो, लिखो डिफिनीशन, लिखो, इट इज़ द सम ऑफ द कंसंट्रेशन, ये जो मैंने बोला है इसी का फिर डिफिनीशन बता रहा हूँ केमिस्ट्री लैंग्वेज में। इट इज़ द सम ऑफ द कंसंट्रेशंस, इट इज़ द सम कौन सा है, SUM सम, इट इज़ द सम ऑफ द कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट, इट इज सम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कर लो, ऐसे लगा लो, रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, अंडरलाइन कर लो, किस फॉर्म में होना चाहिए, रेट लॉ के एक्सप्रेशन फॉर्म में, इन द रेट लॉ एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। जो ये आपका प्रपोर्शन का निशान है, ये तो हटाओगे ना, ये तो सबको पता है कि यहाँ हटाओगे तो क्या आएगा, के, तो क्या लिख जाएगा, रेट इज इक्वल टू के, ए के पावर 1 बी के पावर 1। समझ में आ रहा है ना। तो ये तो बात वही हुई यार जो मैंने बोला, क्या बोला, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर, और पावर को आप जोड़ लीजिए, ऑर्डर कहलाएगा। तो यही चीज़ तो मैंने आपको लिखाया है कि क्या करिए, पहले आप रेट एक्सप्रेस कर दो, और रेट एक्सप्रेस करने के बाद जो पावर हो उसे सम कर लीजिए, ये मैंने लैंग्वेज में लिखाया है। तो उसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कहेंगे। जैसे ये रहा, चलो ए है और ये बी है, इससे क्या बन गया आपका प्रोडक्ट। अगर ये प्रोडक्ट बना है तो मैंने एक्सप्रेस कर रहा हूँ, देखो रेट एक्सप्रेस करना जरूरी है। हमने लिखा रेट, प्रपोर्शनल निशान लगाएंगे तो क्या कहेंगे, प्रपोर्शन लगाएंगे, तो हमने प्रपोर्शन लगा दिया। तो ए के पावर क्या आ गया, मान लो x, और b के पावर क्या हो गया y। तो इस प्रपोर्शन को हटा दो ना, तो यहाँ क्या आएगा k, तो a के पावर क्या हो गया x, और b के पावर क्या हो गया आपका y। ये रेट एक्सप्रेस है कि नहीं, ये रेट एक्सप्रेस है, इसी को बोलते हैं रेट का एक्सप्रेस करना, दर्शाना, रिप्रेजेंट करना। एक्सप्रेस हो गया ना। अब लैंग्वेज में क्या था कि रेट को एक्सप्रेस करो, उसके ऊपर जो पावर हो पावर को सम कर लो, तो सम x + y क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, x + y। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा x + y। एक दो लाइन और लिख लीजिए। याद रहेगा, अब एग्जाम तक कैसे याद रहेगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर, ये तो याद रहेगा ना। अगर ये याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन लग जाएंगे।
कोई लैंग्वेज से मतलब नहीं, बस मतलब समझिए रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कोई रिएक्शंस लिखा है, वो रिएक्शंस जरूरी नहीं है कि रिएक्शंस के आगे जो स्टोमेट्रिक नंबर गिनती लिखी हो वो पावर पे ही आ जाएं, यानी पावर पे आएंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएंगे। नहीं, ये नहीं है। जब तक कोई रिएक्शन एक्सप्रेस नहीं होगा, रिप्रेजेंट नहीं होगा, ऑर्डर नहीं बता सकते हैं। एक लाइन लिखिए इसके नीचे, लिखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन क्वांटिटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, order of reactions and experimentally determined quantity, determined quantity। इसका मतलब क्या है? ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, डिटरमाइन किया गया था, और ये गिनती है। क्वांटिटी मतलब क्या है? नंबर्स, ये गिनती है। तो आपने सुना होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी का 0 है, ये तो सुने हो यार। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर रिएक्शन, हाफ ऑर्डर रिएक्शन, 3/2, ये तो सुने होंगे ना ये सब चीज़ें। तो ये वही तो है, एक्सपेरिमेंटी क्वांटिटी है, इसका मतलब गिनती में है। तो आगे इस पे और कंटिन्यू कर लीजिए, लिखिए ऑर्डर ऑफ, अलग पॉइंट से लिखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कैन बी, क्या क्या हो सकता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कैन बी 0, 1, 2, 3 and even a fractions number, even a fractions। even a fractions का मतलब क्या? जहाँ फ्रैक्शंस लिखे हो उसके ब्रैकेट में लिख लो। फ्रैक्शन वर्ड समझते हो? जैसे 3/2, 5/2 ऐसे करके तो लिखो 3/2, 5/2। फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है? 3/2, 5/2, 7/2 etc। यानी फ्रैक्शंस का मतलब कोई चीज़ डिवाइड ना हो, 3.25 आ जाए, 1.4 आ जाए, तो ये सब वर्ड कौन से होंगे? जो चीज़ डिवाइड ना हो कंप्लीट, वो फ्रैक्शंस कहलाते हैं। तो कहेंगे फ्रैक्शन। तो ऑर्डर क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4 हो सकते हैं, यहाँ तक कि फ्रैक्शंस में रहेंगे। 3/2 है, 1.5 है, ऐसे करके 7/2 है। ये सब वर्ड आएंगे जब आपको क्वेश्चंस कराएंगे, तो ये सब मिलेंगे आपको। चलो, आपके एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल दिया है, उस एग्जाम्पल कराते हैं। एनसीईआरटी में देखिए तो एग्जाम्पल दिए हैं, नोट कर सकते हैं। लिखिए एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है, लिखिए कैलकुलेट द ओवरऑल, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, calculate the overall order of reactions which has the rate expressions, which has the rate expressions, which has the rate expressions। calculate the overall order of reaction which has rate expression। ये एनसीईआरटी का है, मैं एनसीईआरटी से ही नोट कर रहा हूँ। रेट इक्वल टू के ए के पावर हाफ और बी के पावर 3/2, ये है। और एक दूसरा है, 2 है, एक स्मॉल बी में दिया है, वो लिखा है रेट इक्वल टू के ए के पावर 3/2 और बी के पावर है -1। चलो पहले इसको देखते हैं। ये रेट एक्सप्रेस है ना, ये रेट एक्सप्रेस है। जब तक आप रेट एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ऑर्डर नहीं बता पाएंगे। ऑर्डर पता करो। तो ऑर्डर पता करने के लिए क्या करना होगा आपको? रेट एक्सप्रेस है, जो इसके ऊपर पावर है उसे जोड़ लीजिए। तो जोड़ते हैं, कितना लिखा है? 1/2। ये कितना लिखा है? 3/2। जोड़ लीजिए। एलसीएम लेके कितना आएगा? 2। तो ये कितना आएगा? 1। ये कितना आएगा? 3। तो कितना हो गया? 4/2। तो ऑर्डर कितना आ गया? 2। तो आप क्या कहेंगे? इस रिएक्शंस का ऑर्डर कितना है? 2 है। ठीक है, तो कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो आप कहेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। आपने नाम सुना होगा ना, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ऐसे कर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो कहेंगे ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। इसमें देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का मतलब है
कि आपका जो है रेट एक्सप्रेस हो, उसके पावर जो लिखा हो उसे आप जोड़ लीजिए। तो रेट एक्सप्रेस है, पावर लिखते हैं, कितना पावर है 3/2, ये कितना पावर है -1, एलसीएम ले लीजिए। तो 3 - 2 कितना आएगा 1/2, यानी ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन कितना है, फ्रैक्शंस वर्ड है, 1/2 है यानी पॉइंट में है, तो कहेंगे हाफ ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, नोट कर लीजिए, तो कहेंगे हाफ ऑर्डर फ्रैक्शंस। आ रहा है समझ में? ऑर्डर फ्रैक्शन कितना है, हाफ है, हाफ ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना होगा, जैसे लिखा हो उसे देखते चलिए बस। ठीक है, लिखिए यूनिट ऑफ के। के का यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ के। के मतलब क्या है, रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है? हमारा यहाँ ट्रिक भी है और चाहो हम किताब से सुन, दोनों मेरे पास है। अगर आप ट्रिक लिखना चाहते हैं तो ट्रिक लिख लिए, उसको प्रूफ दे देंगे। लिखिए ट्रिक्स, क्योंकि एग्जाम में जो आपको ये ट्रिक और तरीका मिल जाए यही सबसे अच्छा होता है। तो ट्रिक लिख लीजिए, लिखिए कंसंट्रेशन के पावर 1 - n, कंसंट्रेशंस के पावर 1 - n और सेकंड इनवर्स। ये आपको याद रखिएगा, आपको इससे क्वेश्चन सब लग जाएगा। के की यूनिट हो गई। अब आपसे पूछा जाए, अभी मैं इसको प्रूफ भी कर दूंगा कहाँ से आया है। चलो आपसे कहा जाए, ये लिखा हुआ है, हमने कहा n = 0, तो इसका मतलब क्या समझोगे? याद रहेगा, कंसंट्रेशन के पावर क्या 1 - n। अगर तुमने n - 1 कर दे गड़बड़ हो जाएगा। तो इस 0 है, तो 0 मतलब क्या हो गया, यहाँ 0 हो गया। तो कंसंट्रेशंस के पावर कितना हो जाएगा, सिर्फ 1, और ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स। इसको सॉल्व करो, तो इसका मतलब क्या लिखा है, ये लिखा है मोल/लीटर्स, तो कहेंगे मोल/लीटर। और ये क्या लिखा है, सेकंड इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा मोल इनवर्स, सॉरी सिर्फ मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। अब आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कहीं लिखा हो ना लिखा हो, सिर्फ यूनिट लिखा हो तो आप बता देंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस है। जैसे हमने कहा 4 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, कौन सा ऑर्डर है? तुरंत क्या कहेंगे आप, जीरो ऑर्डर। नहीं समझ पा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से आया मैं भी प्रूव करता हूँ। प्रूव करके करोगे क्या, मैं कि फिर बता दूंगा आपको। तो ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, कंसंट्रेशंस के पावर 1 - n सेकंड इनवर्स। और जो n लिखा होगा वो क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताती है। तो n बराबर लिख लो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो यूनिट ऑफ के की जो आएगी ये ट्रिक में आएगी, और इसी ट्रिक से आप बता सकते हैं कौन से ऑर्डर का के की वैल्यू है। नहीं समझ में आ रहा है, ये तो कोई पूरी कंप्लीट थोड़ा लिखी है, जब इसको सॉल्व करोगे तब आएगी। भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन की के की वैल्यू क्या होगी, यूनिट क्या होगी, आपने बता दिया। तो आप जानते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि एसआई यूनिट जो होती है, आप पता है किसका, कंसंट्रेशन का, क्या लिखते हो, मोल/लीटर, ये तो लिखते हो। तो जहाँ कंसंट्रेशन होगा वहाँ क्या लिखेंगे, मोल/लीटर। और सेकंड इनवर्स आपके पहले से ही है। सेकंड क्या है, टाइम। तो एसआई यूनिट में जो है आप कहेंगे कंसंट्रेशन मोल/लीटर होता है, और टाइम को किस में लेते हैं, सेकंड में, और टाइम को आप लेते हैं सेकंड में। याद रहेगा। चलो आपसे कहा जाए n बराबर क्या है 1, तो यहाँ 1 रखिए। तो 1 - 1 = क्या आ गया, 0। तो कंसंट्रेशन खत्म हो गई। तो क्या लिखा होगा, सिर्फ सेकंड इनवर्स। तो आप सब जानते हैं के बराबर मान लो लिखा हो k = 4.5 × 10⁻³ सेकंड इनवर्स। आप यूनिट देख के बता दो कौन सा ऑर्डर रिएक्शंस है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। n बराबर 1, तो लिखिए इसमें, यहाँ कर देता हूँ। अगर n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है तो यहाँ रखेंगे। तो कंसंट्रेशंस के पावर 1 - 1 सेकंड इनवर्स। तो आपकी ये हो जाएगी कंसंट्रेशन ख़त्म, आएगी 0। तो क्या बचेगा, सिर्फ सेकंड इनवर्स। और सेकंड इनवर्स आप बता सकते हैं कि ये के की यूनिट है, किसकी होगी,
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। तो आओ आपकी प्रूफ कर देता हूँ कि ये ट्रिक कहाँ से आया था। प्रूफ करें, फटाफट लिखो। ये वैल्यू आपकी, ये ट्रिक कहाँ से आई थी, इस ट्रिक को लिखिए। जैसे कोई रिएक्शन से ए से बी बनेगा, ए तो है। जैसे मान लो कोई ए है, इससे क्या बना आपका प्रोडक्ट, या बी बना प्रोडक्ट बना। तो कैसे लिखेंगे, रेट बराबर क्या लिखेंगे, रेट इक्वल टू क्या कहेंगे के, और ए के पावर क्या कहेंगे, कुछ भी, पावर ही तो है। तो ए के पावर हम क्या मान लें, एन मान लें ना। एन क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमको ये बताना होगा कि ये जीरो ऑर्डर के लिए है कि फर्स्ट ऑर्डर, तो हमने ए कह लिया। तो हमें बराबर के लिखना है, तो के बराबर क्या हो जाएगा, तो के बराबर क्या होगा, रेट अपॉन ए के पावर एन, ये रहा। तो रेट बराबर क्या होता है, रेट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ही तो है। तो क्या होगा, कंसंट्रेशन मतलब क्या होगा, कंसंट्रेशन, रेट बराबर क्या, डी सी अपॉन डी टी, भूल गए क्या, अरे डी सी अपॉन डी टी मतलब क्या है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो रेट जो होता है वो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता है, या तो प्रेशर में होगा तो डी पी अपॉन डी टी होगी। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, टाइम हो गया। और ये ए हाई है, ए के पावर एन, तो टाइम कहाँ आएगा, नीचे, तो नीचे आएगा तो कंसंट्रेशन सी अपॉन हो गया टाइम इनटू ए के पावर एन, बस। तो अगर आपसे कहा जाए कि ए क्या है, ए भी कंसंट्रेशन है, तो हटा दें, ये भी हटा दो। तो कंसंट्रेशन ये रहा, और ये हो गया कंसंट्रेशन के पावर क्या, एन, और ये है टाइम। तो टाइम किस में लेते हैं, सेकंड में, नहीं समझ पा रहे हैं। टाइम एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो चाहो भी टाइम रखो चाहे सेकंड कर दो एसआई यूनिट में ये। तो आप देखिए कंसंट्रेशन ये है और कंसंट्रेशन ऊपर है, तो इस कंसंट्रेशन को ले जाओ, तो क्या बन के आएगा, वही तो बन के आएगा। जब इसको ऊपर ले आएगा तो माइनस हो जाएगा, और इसको जब सही सही दो कंसंट्रेशन है तो कैसे लिखोगे, कंसंट्रेशन के पावर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एन। ये तो मैथ का ये रूल है, ये रहा। तो इसका मतलब ये तो बन के वही आया फिर। तो क्या करोगे, अरे इस कंसंट्रेशन को ऊपर ले जाना, तो कंसंट्रेशन पावर कितना होएगा, माइनस एन। दो कंसंट्रेशन है, उसके बेस सेम है, तो बेस एक हो जाएगी और पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। जब इसको कंसंट्रेशन को एक लोगे, ये आप मैथ में पढ़ते होंगे। अब क्या करोगे मैथ इतना पढ़ के यार, तुम ये बस इतना खाली करो कि इक्वल टू कंसंट्रेशन के पावर 1 माइनस एन और सेकंड इनवर्स, सब ऑर्डर निकल जाएगा। आप सब रख के देख लीजिए, यहाँ पे एन की वैल्यू सॉल्व करके देखना, सबकी यूनिट निकल के आएगी। तो अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो एन बराबर 0 रखना, तो आपकी वैल्यू आएगी। एन बराबर 1 रखना, आपकी वैल्यू आएगी। एन बराबर 2 रखना, आपकी वैल्यू आएगी। और कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोल अपॉन लीटर्स। और ये हाँ, ये जो सेकंड जाएगा तो ऊपर जाएगा, यहाँ छूट गया है -1 इनवर्स, हमेशा याद रखिएगा। कंसंट्रेशन के पावर 1 माइनस एंड सेकंड इनवर्स, और जो है ये रख के देखिएगा। और कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, यही आपको अलग से लिख देते हैं। कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है, मोल अपॉन लीटर। ये हमेशा याद रखिएगा, यहाँ मोल अपॉन लीटर रखिएगा और आप एन, तो ये सॉल्व कर लीजिएगा, आराम से आ जाएगा। ये हो जाएगा मोल अपॉन लीटर के पावर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0 सेकंड इनवर्स। तो ये क्या बन के आएगी आपकी, ये यूनिट बन के आएगी आपकी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये 0 ऑर्डर का हो जाएगा। आप n बराबर अगर 2 रखोगे तो 2 रखिए, तो ये पूरा खत्म, 1 अभी 1, ये 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, सिर्फ सेकंड इनवर्स। तो इसकी यूनिट हो जाएगी सेकंड इनवर्स। यहाँ पे रखिए n बराबर 2, तो क्या आएगा, ये 1 माइनस 2 हो गया तो -1 आएगा। तो ये हो जाएगा मोल अपॉन लीटर के पावर क्या हो जाएगा, -1, और हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो इसको सॉल्व करिए, तो ये आपका जो है माइनस में है माइनस, और ये ऊपर आएगा प्लस हो जाएगा। तो लिखा रहेगा मोल इनवर्स लीटर और सेकंड इनवर्स, ये हो जाएगा। तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।